क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। जी हाँ, कुछ लोग बाहर दुनिया वालों के सामने तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने कुछ करीबी रिश्तों में इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि कुछ सिचुएशंस पूरी तरह से उनके हाथ से निकल जाती है और वो उसका कुछ नहीं कर पाते। हमारी आज की कहानी एक ऐसे किरदार के बारे में है जो कहने को तो शहर का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल लॉयर है, लेकिन अपने ही घर में अपनी पत्नी के हाथों उसकी कैसी दुर्दशा होती है वो देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की सती। तो कहानी की शुरुआत होती है पबना नाम के शहर से, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश में स्थित है, जो कि जब ये कहानी लिखी गई तब हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो पबना का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर लॉयर हरीश चैटर्जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है कि तभी अचानक उसके कमरे में उसकी पत्नी निर्मला आती है और निर्मला उससे आकर कहती है कि मैंने सुना है हमारी प्यारी लावण्या प्रेमा यही पबना में गर्ल्स स्कूल की इंस्पेक्ट्रेस बनकर आ रही है। लावण्या प्रेमा, वो नाम जिससे हरीश का अतीत जुड़ा था, और ये नाम आज की सुबह सुबह अपनी पत्नी निर्मला के मुंह से सुनकर हरीश मानो सकपका गया और अचानक से उसके मुंह से निकला कि क्या बंगाल की गवर्नमेंट मुझसे पूछकर नियुक्तियां करती है? क्या मैंने लावण्या को यहाँ इंस्पेक्टर्स नियुक्त करवाया है? तो ये सब सुनकर निर्मला उससे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुमने इंस्पेक्टर्स नियुक्त करवाया है, मैं तो बस बता रही हूँ कि लावण्या अब हमारे अपने शहर में आने वाली है। अब निर्मला ने सुबह सुबह आकर ये बात अपने पति से इसलिए कही थी क्योंकि वो जानती थी कि हरीश और लावण्या कुछ साल पहले, जब तक हरीश की निर्मला से शादी नहीं हुई थी, बहुत अच्छे दोस्त थे और सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। जी हाँ, उस वक्त हरीश कॉलेज में पढ़ा करता था और हरीश का परिवार बारिशाल में रहा करता था। जिस तरह आज हरीश पबना का सबसे बड़ा वकील है, बारिशाल में उसके पिता राम मनोहर चैटर्जी उस वक्त में वहां के सबसे बड़े वकील हुआ करते थे। तो हरीश उन दिनों अपने एमए की फाइनल परीक्षा से कुछ दिनों पहले बारिशाल आ गया और अपने घर में रहकर ही तैयारी करने लगा। और तभी वहीं उसकी मुलाकात हुई पड़ोस में रहने वाले हर कुमार मौजूमदार से, जो कि शाम की बैठक में, जो कि राम मनोहर चैटर्जी मतलब हरीश के पिता के घर में लगा करती थी, उस बैठक में हमेशा हिस्सा लेने आया करते थे। वैसे तो हर कुमार मौजूमदार ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे, लेकिन एक दिन जब सभी उनसे भगवान पर, आध्यात्म पर, धर्म पर तर्क वितर्क करने लगे तो उनकी बातें सुनकर, उनके तर्क वितर्क सुनकर हरीश उनसे काफी इंप्रेस हुआ और फिर मानो उनका शिष्य बन गया। उनके घर जाकर उसने उनके पैर छुए और फिर काफी वक्त वो हरकुमार मौजूमदार के साथ बिताने लगा। और यही मौजूमदार साहब की बेटी लावण्या से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे करके दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद हरीश फिर एक बार कलकत्ता चला आया अपने एमए की परीक्षा देने, और जब वापस लौटा तो अब वो एमए पास हो चुका था, लेकिन उसके प्रेम में पड़कर लावण्या अपनी परीक्षाएं ठीक से नहीं दे पाई थी और वो अपनी मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गई। लेकिन उसे इस बात का जरा भी दुख न था क्योंकि अब उसे अपने जीवन में हरीश मिल चुका था। लेकिन जैसे ही हरीश के पिता राम मनोहर चैटर्जी को उनकी पत्नी मतलब हरीश की माँ ने बात बताई कि लड़का अब हाथ से निकलने लगा है और हरकुमार मौजूमदार साहब की लड़की के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो राम मनोहर चैटर्जी आग बबूला हो गए और अगले दिन जाकर अपने एक पुराने दोस्त की बेटी के साथ हरीश का रिश्ता पक्का कर दिया। और वो पुराने दोस्त की बेटी कोई और नहीं बल्कि निर्मला ही थी, जो आज की तारीख में हरीश की पत्नी है। जब हरीश को पता चला कि पिताजी ने मुझे बिना बताए मेरी शादी तय कर दी है और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। जी में आया कि घर छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, सन्यासी हो जाए या कहीं किसी और शहर में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। लेकिन पिता की जिद के आगे उसकी एक ना चली, उसे वहीं शादी करनी पड़ी और निर्मला अब ब्याह कर इस घर में आ गई और बन गई हरीश चैटर्जी की पत्नी निर्मला चैटर्जी। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही विदाई के वक्त निर्मला की माँ की दी हुई सीख निर्मला के मन में अब घर करने लगी। निर्मला की माँ ने उसे विदा करते वक्त समझाया था कि बेटी, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने पति को अपने हाथ से मत निकलने देना, किसी पराई स्त्री की परछाई भी उस पर मत पड़ने देना, वरना तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। और बस
इसी के चलते एक रात जब हरीश के कुछ दोस्तों ने और मोहल्ले के सभी लोगों ने पासी के मंदिर में कलकत्ता से एक भजन गाने वाली औरत को बुलाया और हरीश को भी वहां इनवाइट किया, तो हरीश उसके भजन सुनने के लिए वहीं रुक गया और भजन सुनते सुनते काफी रात हो गई। और देर रात जब वो वापस लौटा, पहली बार उसे निर्मला का वो रूप दिखा जहां निर्मला उस भजन गाने वाली औरत को लेकर ही हरीश पर शक कर रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ ये उसी की निर्मला है जिससे अभी कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई है और आज तक उसने कभी निर्मला का ये रूप देखा नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके निर्मला का ये रूप उसके सामने खुलने लगा। वो हर औरत को लेकर उस पर शक करती थी और धीरे धीरे हरीश ने शाम को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उसने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। उसके दोस्त, उसके ऑफिस के कलीग्स उसका मजाक उड़ाया करते थे। हरीश तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम हो गया है। शाम ढलते ही निर्मला भाभी के पल्लू से जाकर चिपक जाता है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हरीश वाकई में किस परेशानी से गुजर रहा है। तो कुछ दिनों बाद पूरे पबना में या यूं कहे पूरे बंगाल में चेचक की महामारी आई तो एक एक करके लोग मरने लगे। हर तरफ हाहाकार था। चेचक हो जाने का मतलब था कि मौत निश्चित है। और जब हरीश के घर में ये बात पता चली कि हरीश को चेचक हो गया है, उसकी मां की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पिता राम मनोहर चैटर्जी अब इस दुनिया में नहीं थे, तो हरीश घर का इकलौता मर्द था। उसकी मां, उसकी बहन उमा, दोनों मानो खड़े खड़े ही बेसुध हो गए ये जानकर के हरीश को चेचक हो गया है। लेकिन जब ये बात निर्मला को पता चली तो न जाने उसके अंदर कहां से वो शक्ति आ गई कि वो बिल्कुल एक सती सावित्री की तरह दहाड़ते हुए बोली कि मैं शीतला माता के मंदिर जा रही हूं निर्जल तप करने। अगर वाकई में यमराज में दम है तो मेरे पति के प्राण हर कर दिखा दें। और ये बोलकर वो वाकई में शीतला माता के मंदिर में चली गई और निर्जल तप करने लगी। मंदिर के पंडितों ने, पुजारियों ने उसे पानी पिलाने की, थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल न मानी और कई दिनों तक बिना पानी और खाने के वहीं शीतला माता के मंदिर में पड़ी रही। और इसी तरह करीबन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद जब उसे बताया गया कि हरीश का बुखार उतर गया है, हरीश का चेचक अब जाने लगा है, तो मानो पूरे मोहल्ले ने एक सती सावित्री की तरह चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर निर्मला का स्वागत किया। उसे वापस घर लाया गया और सिर्फ पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में ये बात फैल गई कि निर्मला जैसी सती सावित्री औरत मिलना नामुमकिन है, जो अपने पति के प्राण यमराज के मुंह तक से निकाल लाई। कुछ दिनों में धीरे धीरे करके हरीश पूरी तरह से ठीक हो गया और जब वापस अपने काम पर पहुंचा तो उसके कलीग्स, उसके दोस्तों ने उससे माफी मांगी और कहा कि हमें मालूम नहीं था कि भाभी इस तरह की सती सावित्री स्त्री है और तुम कितनी महान औरत के साथ रह रहे हो। कुछ ने कहा कि निर्मला भाभी जैसी स्त्री की तो एक मूर्ति बनानी चाहिए और हमें रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि हमें पबना में एक आदर्श नारी शिक्षा समिति का गठन करना चाहिए जिसकी प्रेसिडेंट हमें निर्मला भाभी को बनाना चाहिए। खैर, हरीश ने किसी तरह ये बातें सुनी, लेकिन फिर उन सबसे अपना अपना काम करने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि भले ही निर्मला के व्रत ने, उसके उपवास ने उसकी जान बचाई है, लेकिन निर्मला किस तरह की औरत है और वो किस तरह से उस घर में जी रहा है ये सिर्फ उसे ही मालूम था। लेकिन अब इस घटना के बाद निर्मला का शक हरीश पर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो और भी ज्यादा उस पर शक करती थी। कभी कोई औरत अगर घर पर अपने केस का सलाह मशवरा करने हरीश के पास आ जाती तो वो उस औरत को भी शक की निगाह से देखती। हालत अब ये हो चुकी थी कि हरीश ने अपने बेडरूम में जाना बंद कर दिया था। अब वो अपने उस छोटे से ऑफिस में जो घर के बाहरी हिस्से में बना था, अब वहीं सोया करता था और अपनी बहन उमा से वहीं खाना मंगवा लिया करता था। कुछ दिनों बाद जब निर्मला को पता चला कि हरीश किसी केस के सिलसिले में कलकत्ता जा रहा है तो उसने जिद की कि मैं भी साथ में चलूंगी, क्योंकि उसे पूरा शक था कि हरीश कलकत्ता जाने के बहाने वहां लावण्या से जरूर मिलेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि लावण्या इस वक्त कलकत्ता में रहती है। लेकिन हरीश ने उसे ले जाने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों की काफी बहस हुई, लेकिन हरीश गुस्से में अपना सामान उठाकर वहां से चला आया और कलकत्ता निकल गया। 7 दिन के काम को जब कलकत्ता से वो 3 दिन में निपटाकर वापस आया, इस बात पर भी निर्मला ने उस पर शक किया कि अगर वाकई में काम 3 दिन का था तो तुम मुझे पहले 7 दिन बताकर क्यों गए। दिन ब दिन निर्मला का शक बढ़ता जा रहा था और हरीश की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। और इसी कारण से जब हरीश को ये बात पता चली कि लावण्या पबना में ही गर्ल्स स्कूल्स की इंस्पेक्ट्रेस बनकर आ रही है, तो तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर कभी भी उसने लावण्या से मिलने की कोशिश की या निर्मला को ये पता चला कि वो लावण्या से मिला है तो घर में कोहराम मच जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब लावण्या वहां आई तो उसे रिसीव करने के लिए हरीश वहां पहुंचा और उसने घर पर कहा था कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहा है। लेकिन जब देर रात वो अपने ड्राइवर के साथ घर वापस लौटा तो निर्मला ने उससे पूछने की बजाय ड्राइवर से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो।
और ड्राइवर ने डरते हुए अपनी मालकिन को बता दिया कि हम रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, जहां साहब एक मेम साहब और उनके बच्चे को रिसीव करने गए थे। और बस ये बात पता चलते ही घर में महाभारत मच गया। पूरी रात हरीश सो नहीं पाया क्योंकि निर्मला रात भर उससे लड़ती रही। और हद तो तब हो गई जब अगली सुबह लावण्या अपने बच्चे को लेकर वहां हरीश और निर्मला से मिलने आ पहुंची। हरीश ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लावण्या इस तरह से अचानक बिना बताए उसके घर चली आएगी, लेकिन निर्मला ने उससे बहुत अच्छे से बात की, उसकी आवभगत की, उसे चाय नाश्ता कराया। और जब बातों बातों में निर्मला को यह पता चला कि हरीश जब भी कलकत्ता केस के सिलसिले में जाया करता था तब लावण्या के पड़ोस में ही अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा करता था और खाना लावण्या के यहाँ ही खाया करता था, तो उसे ये बात समझने में देर न लगी कि अब लावण्या के यहाँ से जाने के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। लावण्या के वहां से जाते ही निर्मला ने फिर से एक बार हरीश की दुर्गत कर दी। अब हरीश ने लावण्या से मिलना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। कई हफ्तों के बाद हरीश का नौकर लावण्या का एक खत लेकर उसके पास पहुंचा, जिसमें लावण्या ने बहुत नाराजगी के साथ हरीश को लिखा था कि किस तरह वो उससे गुस्सा है क्योंकि इस नए शहर में हरीश उन्हें रिसीव करने तो आया, लेकिन उसके बाद मानो उसने उनकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं। और उसी खत के एंड में उसने उससे रिक्वेस्ट की कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, अगर आप वाकई में हमारी थोड़ी सी भी परवाह करते हैं तो एक बार बच्चे को आशीर्वाद देने शाम को आ जाइएगा। वो चिट्ठी पढ़कर हरीश की आंखें भर आई, क्योंकि वाकई में लावण्या उसके लिए जितना मायने रखती थी उसने लावण्या के लिए कुछ भी ना किया था। और उसने चिल्लाते हुए घर में सबको सुनाते हुए कहा कि आज शाम मेरा खाना नहीं बनेगा क्योंकि शाम को मैं लावण्या के बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से निकल गया और देर रात जब उस बर्थडे पार्टी से वापस लौटा तो उसने देखा कि पूरा मोहल्ला उसके घर में जमा था। वो वापस आया तो हर इंसान शहर के उस सबसे बड़े वकील को मानो शहर के सबसे बड़े अपराधी के रूप में देख रहा था, क्योंकि वापस आकर उसे पता चला कि निर्मला ने उस शाम जहर खा लिया है। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो निर्मला का शरीर अब भी सफेद पड़ा था, होठ नीले थे और दिख रहा था कि किस तरह कितनी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई है। और वहीं उस बिस्तर के पास खड़े खड़े हरीश ये सोच रहा था कि वाकई में अगर ये सती सावित्री औरत है, वाकई में ये वही औरत है जिसे पूरा शहर पूजता है, तो मुझे ऐसी औरत अपनी पत्नी के रूप में नहीं चाहिए। तो जैसा हमने कहानी की शुरुआत में बात की, क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में किस तरह का रिश्ता है ये सिर्फ बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता, खासकर पति पत्नी का रिश्ता। ऐसा ही कुछ रिश्ता हरीश भी जी रहा था, जिसे बाहर से सब एकदम पतित पावन रिश्ते की तरह देखा करते थे, लेकिन अंदर से वाकई में वो रिश्ता पूरी तरह से खोखला हो चुका था। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।